हेलो डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एआर ऑनलाइन एजुकेशन में। और एक बार फिर से आपके सामने नए टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट सीरीज 3 जो कि पहले से आपको अपलोड किया गया था ऑन टेलीग्राम। मेरा टेलीग्राम चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है एजे सर इंग्लिश के नाम से, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जैसा कि आप सबको पता चल गया है कि एग्जाम के जो टाइम टेबल है वो डिसाइड हो चुकी है, जबकि मैं प्रीवियस ईयर में मैंने पिछले ही वीक में आपको ये चीज अनाउंस की थी कि 1 जून को एसएससी की कमेटी बैठने वाली है और उसमें ये डिसाइड होगा कि एग्जाम्स कब होगी। अपने ये एवरेज लिया था कि 1 से 1.5 महीने का टाइम अपने को कम से कम मिल जाएगा, लेकिन एसएससी ने अपने को 3 महीने का टाइम दिया है। तो ये पॉजिटिव टाइम है कि 2 से 2.5 महीने एक्स्ट्रा अपने को मिल रहे हैं यहाँ से। तो आप इस टाइम को पॉजिटिवली यूज कीजिए, आपको बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना। और टेस्ट सीरीज का जो प्रोसेस अपना रेगुलर यूं ही चलता रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए और भी पेपर्स बनाऊं और अच्छे पेपर्स बनाऊं। चलिए ठीक है, अपन बात करते हैं उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर जो आपने प्रॉब्लम सेंड किए हैं और उन सबके 1 बाय 1 अपन आज प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले। चलिए ठीक है, ओके फाइन, राइट टू स्टार्ट नाउ। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन था जो कि आपको प्रॉब्लम आया था वो था रीअरेंज द सेंटेंस। कहने का मतलब ये होता है ये सेंटेंस होता है जिसमें आपको 6 सेंटेंस गिवन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। नाम कुछ चेंज करके दे दिया। 1 और 6 तो आपको पहले से गिवन होता है, आपको अगर चेंजेस करना होता है, आपको बदलाव करना होता है, वो केवल P Q R और S में ही करना होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये अरेंज करना है कि 1 नंबर के बाद में 2 नंबर सेंटेंस क्या P है, Q है, R है या S है। 3 नंबर, जैसे ही 2 नंबर मिल गया अब आपको 3 नंबर देखना, 4 नंबर देखना। तो इनको बोलते हैं अपन रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस, या इनको कभी कभी PQRS भी बोलते हैं, या इन्हीं को आप क्या बोल सकते हैं, पैराजम्बल भी बोल सकते हैं। इन्हीं को अपन रीअरेंजमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं और पैराजम्बल के नाम से भी बोलते हैं। ये सारे वही पैटर्न होते हैं। चलिए ठीक है, अब अपन बात करते हैं इनका सोल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है। क्या इनका कोई आसान तरीका होता है? जी हाँ, होता है। बहुत आसान तरीका होता है। आप ये इतना सा देख करके घबराए नहीं, इनके पीछे बहुत ही अच्छा एक तरीका होता है, बस आपको ही पता होना चाहिए। तो देखो, बेसिकली सबसे पहले तो थोड़ा बहुत आपको ग्रामेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। अब ग्रामेटिकल नॉलेज इसलिए मायने रखता है क्योंकि आपको पता है कि ग्रामर की बहुत सारे रिलेशंस इसके अंदर अटैच्ड होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं इन चीजों को आइडेंटिफाई करने में। ओके, दूसरी बात इसके अंदर अपने को हेल्प करती है आपका रीडिंग पावर, आपका लैंग्वेज का रीडिंग, साथ में अंडरस्टैंडिंग पावर कैसा है वो भी थोड़ा बहुत मायने रखता है। तो चलिए इन दोनों को साथ लेते हुए और स्टार्ट करते हैं मेरे साथ में। ओके फाइन, तो पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहला जो सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, इवन द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सेल। देखो, इस सेंटेंस को पढ़ने से पहले भी आपको एक तरीका अप्लाई करना होता है, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। आप देखिए यहाँ पर गिवन ऑप्शन आपको है, ए ऑप्शन में S R Q P। इसका मतलब ये हुआ कि 1 नंबर के बाद में 2 नंबर S हो सकता है, 3 नंबर R हो सकता है, 4 नंबर Q और 5 नंबर P और 6 नंबर आपको गिवन है। या फिर हो सकता है ऑप्शन बी के अनुसार QRSP या फिर। अब एक चीज आपने नोटिस कर ली कि ऑप्शन जो है वो आपके आंसर्स देने के लिए 2 नंबर ऑप्शन के, मतलब अगर कोई 2 नंबर हो सकता है तो या तो हो सकता है S या फिर हो सकता है Q। इधर भी देखिए, या तो हो सकता है S या फिर हो सकता है Q। अगर आपने ये फोकस नहीं किया तो प्लीज आप सबसे पहले ऑप्शन के ऊपर फोकस कीजिए, जिससे कि अपन ऑप्शन से इरेज कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब हर बार जब ऑप्शन में देखा तो 2 नंबर होने के लिए, कहने का मतलब ये हुआ कि एक के बाद में, एक इवन वाले के बाद में 2 नंबर जो ऑप्शन होगा उसमें केवल या तो S हो सकता है या Q, S हो सकता है Q। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 नंबर में अगर मैं ये कहूं कि 2 नंबर में क्या P होगा, नहीं। क्या 2 नंबर में मैं ये कहूं कि R हो सकता है, नहीं। तो ये चीजें पूरी तरह से गलत हो गई। आप ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर में ना तो P होगा ना ही R होगा। ओके फाइन, अब ये चीज अपने लिए और भी आसान हो गई कि आपको इसको तथा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट यहां से इसको पढ़ने के बाद में P और R को पढ़ रहा है तो वो मेहनत आप मत कीजिए, इतनी हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं। आप ऑप्शन के बेस पे कीजिए, आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए ठीक है, अब मुझे केवल क्या पढ़ना है, S और Q ही पढ़ना है। ओके फाइन, इन 2 को निकाल दिया। अब मुझे केवल S और Q पढ़ना है। अब मैं इसको पढ़ करके फिर S और Q पर चलूंगा। चलिए मेरे साथ में स्टार्ट करते हैं। Even the smallest insect of living world is made up of a large number of cells. You know what? सेल्स का मतलब जो होता है कोशिका है। ओके फाइन, लेकिन यहां से बात कीजिए कि द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट, क्या बहुत सारे इंसेक्ट की बात हो रही है? जी नहीं, केवल एक इंसेक्ट की यहां पर बात की जा रही है। इंसेक्ट का मतलब हो जाता है जो हवा में उड़ने वाले कीट पतंग होते हैं, जो लाइट के इर्द गिर्द उड़ने वाले कीट पतंग, उनको अपन इंसेक्ट बोलते हैं। स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा, और यहां तक कि देन इसके बाद में लिविंग वर्ल्ड, इस संसार में लिविंग वर्ल्ड में लिविंग एडजेक्टिव वर्ड नाउन हो गया।
चलिए ठीक है। और यहां पर बात की थी मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बना होता है, उनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। चलिए जो भी है, मेरे पास डाउटफुल ऑप्शन केवल दो ही है, एक तो एस और एक क्यू, उधर भी एस और क्यू, तो मैं इन दोनों को ही देखूंगा कौन सा हो सकता है। जैसे क्यू में आपको दिया एन एंट, यू नो एन आंट और ए नेट। नेट का मतलब कि क्या होता है, एक मच्छर होता है, और एंट का मतलब आप जानते हैं चींटी होती है, ठीक है। और का मतलब आप समझ गए यहां से अथवा का साइन, और अथवा मतलब दोनों में से कोई एक। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल लिया इस चीज का, इज कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। जैसे यहां पर बात किया ना, एक इंसेक्ट जो होता है वो बहुत सारे सेल्स के साथ में क्या होता है, तैयार होता है। वैसे यहां पर एक एग्जांपल ले लिया कि एन एंट और ए नेट फॉर एग्जांपल इज कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इंसेक्ट्स, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स। यहां पर भी इन्होंने बोल दिया कि खूब सारे सेल्स से मिलकर बना होता है। लेकिन आप गौर से देखिए एस पर क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो। अगर आप ये कहो मुझे कि सर ये जो इट है ये एक प्रोनाउन है, आप सबको जैसा कि पता है इट एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जो होते हैं वो एक रेपिटेशन करते हैं किसका, नाउन का। आप खुद देखिए यहां पर नाउन क्या है, क्या एंट और नेट का रेपिटेशन करें, आप लोग तो यही सोच रहे होंगे। चलिए एक बार पढ़ के देख लेते हैं। तो यहां पर इट ऑल्सो हैज सेल्स, सेल्स रखते हैं डेडिकेटेड टू डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन, मतलब डाइजेस्टिव करना और वापस से उसका रिप्रोडक्शन, मतलब हमें उसका रिप्रोडक्शन निकालने का जो होता है वो फंक्शन यही देते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक बात बोलूं कि इट ऑल्सो हैज सेल्स डेडिकेटेड टू डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब आप ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए स्पेशली, कि अगर मैं ये बोल देता हूं इट ऑल्सो हैज सेल्स, अगर ये सेल्स रखते हैं तो यहां क्यू में तो पहले से ही बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा क्यू में तो एंट और नेट के लिए बता दिया कि इनके अंदर जो होते हैं वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो फिर अब यहां पर मैं ये क्यों कहूं ऑल्सो है सेल्स, तो इनकी बात तो सेल्स की पहली बात करती, तो अब यहां पर सेल्स बताना क्या मतलब होता है, नहीं ना। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जब सेल्स की बात पहले से हो गई थी तो दोबारा सेल्स की बात यहां पर नहीं करेगा। तो यहां से अपन ये चीज फाइंड कर सकते हैं कि जो एस वाला ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, सबसे पहले नंबर, कहने का मतलब है एक नंबर के बाद में सबसे पहले क्या आएगा, एस आएगा। मैं प्रूफ करके बताता हूं कि एस सबसे पहले क्यों आएगा। प्रूफ की बात ये है यहां से कि आप खुद देखिए इट ऑल्सो हैज सेल्स डेडिकेटेड टू डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, ने बता दिया। लेकिन क्यों पर आप खुद देखिए क्या बोल रहा है, एन एंट और एन नेट, अ नेट फॉर एग्जाम्पल। यहां पर फॉर एग्जाम्पल बताया गया, मतलब इस चीज के बारे में इसका क्या बता दिया इन्होंने, एक उदाहरण कि ये डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस भी होते हैं। तो ऐसे कौन सा कीट है, पतंग है जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी रखता है। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या लिया, एन एंट और नेट। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगा था कि सबसे पहले क्या होगा, क्यों, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, ये गलत था। इट्स कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। अब देखो यहाँ पर इसकी बात भी बोल दी कि एंट और नेट भी क्या होते हैं, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ सेल्स से मिलकर के बना होता है। अब एक बहुत ही कमाल की चीज और बताता हूं आप लोगों को, आप खुद देखिए यहां से दीज स्मॉल क्रिएचर्स, देखो क्या लिखा दीज, और दीज एक ऐसा यहाँ पर एडजेक्टिव है, वैसे तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि रेपिटेशन को बताने के लिए किसी भी नाउन का रेपिटेशन। अब आप होगी सर क्रिएचर तो कहीं है ही नहीं है, क्रिएचर है आपको दिखाई नहीं दे रहा, देखो एंट और नेट, बस यही क्रिएचर है। तो इनके बाद में किसकी बात करेगी, द स्मॉल क्रिएचर। इसका मतलब ये हुआ कि ये दीज स्मॉल क्रिएचर्स कौन है, ये दीज स्मॉल क्रिएचर्स हैं एंट और नेट। इसका मतलब ये होगा कि क्यू के बाद में कौन सा हो गया, पी, और एस के बाद में कौन सा हो गया, क्यू, ठीक है ना। तो अब लास्ट में क्या बच रहा है, आर। तो आप खुद देखिए एस क्यू पी और आर, आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस क्यू पी और आर। चलिए बात करते हैं अपन 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 पर गिवन है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द टेस्ट शुड बी रिमेन विद द इन्विजिलेटर ड्यूरिंग द टेस्ट। अब आप खुद देखिए एक बार द लिस्ट, यहां से ये जो है वो एरर का क्वेश्चन है और इट इज टोटली डिपेंड ऑन ग्रामर। चलिए तो देखते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन में क्या एरर हो सकता है इसमें, ठीक है ना। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द टेस्ट शुड बी रिमेन्ड, ठीक है, शुड बी रिमेन्ड विद द इन्विजिलेटर। परिवीक्षिकाधारी जो होता है, जो एग्जाम लेते हैं उनको बोलते हैं ड्यूरिंग द टेस्ट। यहां पर जो गिवन है आप खुद देखिए एक बार लैंग्वेज को, जो एडमिटेड से लेकर के और टेस्ट तक का है वो एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ओके, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज वाला पार्ट हो गया। और यहां से अगर मैं बात करता हूं आगे तक का पार्ट पूरा, तो ये अपना हो जाता है मैन क्लोज की कंडीशन, ठीक है। अब देखिएगा यहां से ये जो कंडीशन है एडमिटेड इज द मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसको अपन ने एडजेक्टिव फ्रेज का नाम लिया तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, तो यहां कोई एरर है नहीं है। आगे जो भी वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू द लिस्ट, क्योंकि जब भी
दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़ते हैं तो पहले नाउन के अनुसार वो यूज करते हैं। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द टेस्ट, लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की वो टेस्ट की एडमिट करवा दी गई है, किसको, एडमिटेड टू द टेस्ट, शुड बी रिमेन्ड। अब यहां से जो पेसिव की कंडीशन दी गई है आपको, वो क्या होती है, गलत कंडीशन होती है। यहां से इसको पैसिव बनाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मैं बता दूं यहां से कि क्वेश्चन जो है अभी भी एक्टिव नहीं है और इसका पैसिव फॉर्मेट नहीं बनाया जाएगा क्योंकि अभी तक एग्जाम्स नहीं लगी है। शुड रिमेन विद द इन्विजिलेटर ड्यूरिंग द टेस्ट। भाई जो भी टेस्ट की लिस्ट जो एडमिट की गई है वो अभी भी किसके पास रहनी चाहिए, बची हुई रहनी चाहिए, किसके पास होनी चाहिए, वो इन्विजिलेटर के पास ही होनी चाहिए। तो यहां से आपको इसका शुड बी रिमेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल क्या लिखेंगे, शुड रिमेन, मतलब एक्टिव सेंटेंस। ओके, तो ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को अपन यहां से क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। तो शुड रिमेन। ओके फाइन, चलिए बी पार्ट में। पांचवा क्वेश्चन कहता है इन द अर्ली डेज आई वुड सिट थ्रू मीटिंग्स एंड फ्रीक्वेंटली हैव नो आइडिया व्हाट अ प्रेजेंटर, PRESENT, प्रेजेंटर मतलब जो प्रेजेंट करने वाला है, वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, चलिए आई नाउ अगेन टेल यू इन द अर्ली डेज। अब आप खुद देखिए यहां से इशारा जा रहा है अर्ली डेज मतलब शुरुआत के दिन जो थे, तो मतलब कहीं ना कहीं ओवरऑल बात क्या हो रही है, अर्ली डेज मतलब पास्ट के डेज की बात हो गई, कोमा आई वुड सिट। तो यहां से आप खुद देखिए ये है मॉडल यहां पर, और आई वुड सिट मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये मॉडल कौन से फॉर्म की है, पास्ट फॉर्म की। ठीक है, तो यहां से इंट्रोडक्शन जो है वो सेंटेंस का कौन सा हो गया, पास्ट में हो गया। तो आगे भी अपन ये करेंगे कि यहां से आपने जो एंड जोड़ा, एंड का मतलब है कि इधर वाली वर्ब, ठीक है, और आगे वाली वर्ब क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये पास्ट में है तो आगे भी वर्ब किस में जाएगी, पास्ट में ही जाएगी डेफिनेटली। तो यहां पर आप देखिए हैव नो आइडिया, तो ये जो है वो आपका किस में दे रखा है, प्रेजेंट में दे रखा है, जो कि पूर्णतः क्या है, गलत है। तो हम यहां से हैव के स्थान पर क्या लगा देंगे, हैड। ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में जाएगा। अब आप ये कहोगे सर इसको प्रेजेंट में बना दीजिए जैसे ये प्रेजेंट गलत, क्योंकि यहां से इंट्रोडक्शन जो टाइम दे रखा आपको वो किस में दे रखा है, पास्ट में। चलिए बात करते हैं 6 नंबर। आपको खालिस्तान पूछा गया और आपको एक पर्टिकुलर वर्ड फील करना जो इसके मीनिंग में सुटेबल करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एनिमी हैड कैप्चर्ड हिम। तो एनिमी ने मतलब दुश्मन ने क्या कर लिया था, उसको पकड़ लिया था। हैड मतलब पास्ट परफेक्ट की कंडीशन हो गई, और कैप्चर्ड दैट्स मीन टू से वर्ब, तो पकड़ लिया था। एंड और हिज वेरी लाइफ, उसकी पूरी की पूरी जो लाइफ थी, जिंदगी थी, वो क्या थी, एट स्टेक। ये एक फ्रेज बनता है, मैं आपको बता दूं, एक एट स्टेक ये एक फ्रेज बनता है जिसका अर्थ होता है खतरे में। ठीक है, उसकी पूरी जिंदगी किस में आ गई थी, खतरे में। स्टिल ही रिफ्यूज टू, फिर भी he refused to, देखो still he refused to, फिर भी उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, to dash the state secrets, फिर भी उसने मना कर दिया स्टेट के सीक्रेट्स को क्या करने में। दुश्मनों ने पकड़ लिया और उसको पूछ रहे थे कि आप सीक्रेट बताइए, आप किस राज्य से हैं, आपको इसकी प्लानिंग किसने बताई थी। जैसे आप नॉर्मली जानते हो किसी क्रिमिनल को पकड़ने के बाद में उससे पूछा जाता है और वो नहीं बताता, मना करता है कि मैं किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, किस गैंग से जुड़ा है। बात यहीं पर वही थी। तो रिफ्यूज टू डैश द स्टेट सीक्रेट्स, और जब भी सीक्रेट्स को बाहर बताने की बात होती है तो अपन उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, डाइवल्ज। क्या यूज करते हैं, डाइवल्ज, DIVULGE। डाइवल्ज का मतलब हो जाता है उजागर करना। अच्छा जी, किसको उजागर करना, सीक्रेट्स को। देखो इंडल्ज जो वर्ड दे रखा आपको, इंडल्ज, इसका मतलब हो जाता है किसी के ऊपर क्या हो जाना, आसक्त होना। ठीक है ना, किसी के ऊपर आसक्त होना, किसी के ऊपर आसक्त हो जाना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अपन डाइवर्ट के ऊपर। तो डाइवर्ट आप सभी समझते हो, डाइवर्ट का जो मतलब होता है वो पर्टिकुलरली यूज किया जाता है किसी का पद भ्रष्ट होने पर, या एक बात देखिए आप, किसी को जब भी कोई व्यक्ति अपना रास्ता बदल लेता है तो उसके लिए पर्टिकुलरली अपन यूज करते हैं डाइवर्ट का यूज। ओके, यहां से बात करते हैं अपन इन्वर्ट। तो इन्वर्ट का मतलब पर्टिकुलरली हो जाता है उलटना किसी चीज को या पलट देना। तो इन्वर्ट का मतलब हो जाता है पलटना या उलटना। ओके, चलिए बात करते हैं, इन्वर्ट का मतलब हो जाता है उलटना किसी चीज को। ओके फाइन, तो यहां से आप समझ गए कि कंडीशन क्या हो जाएगी, डाइवर्ज। चलिए ठीक है, बात करते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया आपको 7 नंबर। इफ दी परसेप्शंस, परसेप्शन का मतलब हो जाता है नजरिया। ठीक है, इफ द परसेप्शंस मतलब नजरिया ऑफ टू इंडिविजुअल्स, दो व्यक्तियों का आपस का जो नजरिया है, उनकी सोच है, उनकी थिंकिंग जो है, डू नॉट डैश, अगर नहीं होती, मुझे नहीं पता दोनों की सोच क्या नहीं होती, दोनों का नजरिया क्या नहीं होता,
तो होता क्या है, प्रॉब्लम्स आर श्योर टू बी देयर, तो उनके बीच में समस्याएं होती है, तो उनका नजरिया, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं होती, डिजोल्व नहीं होती, समाप्त नहीं होती। अच्छा, उनका परसेप्शन अगर डिजोल्व नहीं होता, समाप्त नहीं होता, ये कैसे कह सकते हैं कि अगर दोनों का नजरिया, दोनों की सोच क्या नहीं होती, समाप्त नहीं होती, तो सोच भी समाप्त हो सकती है क्या? नहीं। दोनों की परसेप्शन एग्री नहीं करते, सहमत नहीं करते। अगर परसेप्शन एग्री नहीं करते तो परसेप्शन का मतलब होता है नजरिया, किसी भी पॉइंट को लेकर के नजरिया। तो यहाँ एग्री है और यहाँ पर मीट मिलते नहीं है, हाँ ये भी हो सकता है। और टेली, टेली मतलब होता है किसी विशेष विषय पर सहमति देना। मतलब आप विशेष चीज देखिए, किसी विशेष विषय पर सहमति देना, जबकि ये भी सहमति होना होता है, और मीट का मतलब भी मिलना। बट यहां से बात हो रही कि कोई भी व्यक्ति का नजरिया अगर देखना होता है तो वो नजरिया शायद एक पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में होता है, और अगर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में होता है तो आप खुद समझ जाइए वो क्या हो जाएगा, टेली ना कि मीट या ना कि एग्री, जिसको अपन कह सकते हैं। तो नजरिया अगर किसी व्यक्ति का देखना है तो अपन क्या करते हैं, उसके नजरिए को आपस में टेली करते हैं, तभी जाकर के नजरिया मीट करता है। 30 नंबर सेंटेंस जो है वो आपसे इडियम्स पूछ रहा है, मतलब आपको ये बताना होगा कि इडियम्स होगा क्या। तो आप खुद देखिए एक बार, यहां से जो पहला इडियम आपको गिवन है, अ फूल्स इरेंट, ठीक है ना। फूल्स इरेंट का जो पर्टिकुलर मतलब होता है, सबसे पहले तो मैं आपको इरेंट का मतलब बता देता हूं कि इरेंट का मतलब होता है लक्ष्य या टारगेट। फूल्स का मतलब, इरेंट का मतलब हो जाता है लक्ष्य या टारगेट। पर्टिकुलरली आप इसके लिए बोल सकते हैं, जो कि इसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं यहां से कि जो फूल्स इरेंट आपको बताया गया था, इसमें आपको इस चारों के अनुसार एक पर्टिकुलर यूजेज बताना होता है कि क्या अ फूल्स इरेंट मतलब एक किसी मूर्ख का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, यूजलेस टास्क करने का, बेकार सा कार्य करने का, एमलेस एंडेवर का, एमलेस मतलब उद्देश्य रहित, एंडेवर प्रयास, पुअर शो एक बेकार सा शो करने का, बातें करने का, स्टूपिड सा बिहेवियर, बुरा सा बर्ताव करने का। तो लक्ष्य की बात की जा रही है यहाँ पर कि एक फूल का, एक मूर्ख व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, वो हमेशा कैसा होता है, एक यूजलेस टास्क करने का। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एक यूजलेस टास्क हमेशा एक मूर्ख व्यक्ति करता है। ये फिक्स इडियम होता है, इसका पर्टिकुलर मीनिंग है। तो अ फूल्स इरेंट दैट्स मीन टू से अ यूजलेस टास्क। चलिए दूसरा, रूल ऑफ द थंब। देखो थंब का मतलब आप जानते हो, थंब मतलब अंगूठा, और रूल का मतलब हो जाता है उसका नियम। तो मैं एक चीज बता दूं आपको, जैसे मान के चलो दिया गया आपको 30 सेंटेंस, जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक इडियम आपको बतानी होगी, जैसा कि आपको दिया हुआ है अ फूल्स इरेंट। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, इरेंट का जो पर्टिकुलर मीनिंग होता है वो होता है लक्ष्य या कोई भी इरादा या उद्देश्य। मतलब आप ये कह सकते हो कि इरेंट का मतलब क्या हो जाता है, उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य, किसी भी कार्य को करने के पीछे जो उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, उसको अपन बोल सकते हैं इरेंट। तो आप खुद देखिए, कोई व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, उसका क्या उद्देश्य होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, किसी कार्य को बेकार सा कार्य करने का, एक ऐसा प्रयास जो कि उद्देश्य रहित हो, या पुअर्स हो मतलब बेकार सी चीजों को दिखावा करना, बताना, ठीक है ना, बेकार से हरकतें करना, या स्टूपिड सा बिहेवियर करना। है तो सारे सिमिलर से, क्योंकि सारे के सारे लगभग मैच करते हुए जा रहे हैं। तो लग तो ऐसा रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आई टेल यू वन थिंग, इसमें जो आंसर होगा आपका फुल इवेंट में, वो क्या हो जाएगा, यूजलेस टास्क। ओके फाइन, यूजलेस टास्क। चलिए बात करते हैं अगले सेंटेंस के ऊपर, रूल ऑफ, अगले इडियम के ऊपर, रूल ऑफ द थंब। रूल ऑफ द थंब का जो मतलब होता है वो क्या हो सकता है, लेट्स सी। लेकिन यहां से मीनिंग है, थंब का मतलब अंगूठा, और रूल का मतलब होता था नियम। तो अंगूठे से नियम लगाना, मतलब जैसे मान के चलो कि व्यक्ति होता पढ़ा लिखा और एक आता अनपढ़ व्यक्ति, तो वो अपना नियम कैसे चलाता है, बिना सोचे समझे डायरेक्ट अपने रूल चलाएगा। मतलब जो भी काम करेगा वो सारे कैसे करेगा, प्रैक्टिकल करेगा। एनआरची करता है, क्या अराजकता पे लाएगा, डेमोक्रेसी लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, मोनार्की खुद का अकेले का शासन, या फिर रफ या प्रैक्टिकल मेथड। यस, एक रफ मतलब अजीब सा और प्रैक्टिकल सा मेथड उसके द्वारा किया जाता है, जो अंगूठे का नियम लगाता है, अंगूठे से अपने नियम लगा करके रखता है, अपने को, अपने सबको अंगूठे के नीचे रखता है। चलिए बात करते हैं 60 नंबर में, आपसे पूछा जा रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। मतलब आपको ये कहा गया है कि जो ये आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है, इसके स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। ये गलत है तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए, अगर ये सही है तो नो इंप्रूवमेंट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, जो भी वर्कर्स जो स्ट्राइक कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, कंप्लेन, उन्होंने सबने क्या कंप्लेन की थी, ऑफ बीइंग अनजस्ट ट्रीटमेंट, उन्होंने की थी ऑफ बीइंग अनजस्ट ट्रीटमेंट, अनजस्ट ट्रीटमेंट करने की। लेट्स सी व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर। यहां से जो आपको दिया हुआ है,
बीइंग मैं आपको बता दूं यहां से जो है वो एक जिरंड का काम कर रहा है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि मैं बता दूं प्रेपोजिशन के बाद में जो भी बी प्लस आईएनजी या फिर अगर आईएनजी की कोई फॉर्म आती है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? जिरंड। ठीक है, यहां से अनजस्ट क्या हो गया? एक एडजेक्टिव ट्रीटमेंट क्या हो जाता है? एक नाउन। चलिए देखते हैं इसकी डिमांड है या नहीं है। ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है बीइंग ट्रीटेड अनजस्ट। मैं आपको बता दूं यहां से बीइंग अपनी जगह पर सही है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में आ रहा है इसलिए, लेकिन यहां से बात ये नहीं है। बात ये है कि क्या अनजस्ट यहां पर सही है? जैसा कि आपको पता है ट्रीट जो है वो अपने आप में क्या है? मैन वर्ब। और मैन वर्ब की विशेषता कौन बताते हैं? आपको पता है एडवर्ब बताते हैं, न कि एडजेक्टिव। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? क्रॉस। अब यहां से देखिए आप ऑप्शन बी अपन करते हैं तो अनजस्टली ट्रीटेड है, तो ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में तुरंत बाद में अगर मैं लिखूंगा तो बी ऑप्शन कैसे लिखूंगा? ऑफ अनजस्टली ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें बीइंग है नहीं तो ये वैसे गलत हो गया। तो ऑफ के बाद में अपन कभी भी V3 का यूज नहीं कर सकते, मतलब प्रेपोजिशन के बाद में कभी भी V3 का यूज नहीं कर सकते। ये सीधी क्या हो जाएगी? गलत। चलिए अब देखते हैं दो ऑप्शन अपने पास में, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन सी कहता है बीइंग अनजस्टली ट्रीटेड। बीइंग हो गया, ट्रीटेड में आपको बता दूं यहां से जो गिवन आपको V3 है, और ये V3 एक ऐसा है जिसकी विशेषता बताने के लिए हमारे पास में क्या है? एक एडवर्ब। अब आपको होगी सर प्रेपोजिशन के बाद में, तो प्रेपोजिशन के बाद में मैं कहां बोल रहा हूँ? V3 प्रेपोजिशन के बाद में, तो मैं किसका बात बोल रहा हूँ? बीइंग की बात बोल रहा हूँ कि बीइंग आपको दिया हुआ है और आपको तो जिरंड चाहिए होता है, तो आपको जिरंड देकर रखी कंडीशन है, और इधर से इस मैन वर्ब की विशेषता एडवर्ब भी बता रहे हैं। ठीक है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं? आपका आंसर हो जाएगा सी। आप सोच रहे होंगे सर ये वाली कंडीशन पे आंसर क्यों नहीं हो रहा? बीइंग देकर के अनजस्ट और आपको ट्रीटमेंट दे रखी है, नाउन एज ए नाउन दे रखी है, तो ये भी तो आंसर हो सकता है। बट आई टेल यू इन दिस कंडीशन हमेशा याद रखना है, एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें जो पूछा गया था ये थी कि आपको अगर मैन वर्ब बना करके आप इस चीज को शो कर रहे हो तो आप इसकी विशेषता बताने के लिए किसका यूज कर सकते हो? एडवर्ब का यूज कर सकते हो। तो डेफिनेटली इस कंडीशन में जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन, जिससे कि एडवर्ब की विशेषता बता रहा है कौन? एक मैन वर्ब। चलिए लास्ट में बात करते हैं क्लॉज टेस्ट के ऊपर। और जैसा कि आपको पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को होती है वो क्लॉज टेस्ट पे ही होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इस चीज के मामले में कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट फील ना करें, क्योंकि क्लॉज टेस्ट डिफिकल्ट हो सकता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी वर्किंग पावर, अगर आपका लैंग्वेज पावर, आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छे है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आप इस चीज को लेकर के कभी भी फ्रस्ट्रेट ना हो कि सर क्लॉज टेस्ट हो गया, अब तो नहीं होगा। आप जितना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अपनी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। चलिए मेरे साथ में वर्क करते हैं और देखते हैं क्या चीजें इसके अंदर स्पेशल है जो कि अपन कर सकते हैं। ओके फाइन, राइट नाउ लुक एट करिए। यहां से गिवन है ऑल ऑफ अस, जो क्लॉज टेस्ट आपको गिवन है एक बार मैं पूरा रीड करना चाहूंगा। ऑल ऑफ अस हैव एडमायर्ड सम राइटर्स डैश देयर वर्क ओवर दैट ऑफ अदर्स फॉर देयर राइटिंग स्टाइल एज मच एज फॉर द कंटेंट ऑफ देयर वर्क डैश राइटर हु हैज फॉर मोर देन half a century dash for his searing honesty is George Orwell. Dot. He is recondite, but he is never dash. He says it as it is, and yet says it as it has not been said dash. And remain are the options right now. चलिए नाउ अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए ऑल ऑफ अस हैव एडमायर्ड सम राइटर्स। ऑल ऑफ अस हैव एडमायर्ड, हम सब ने बहुत सारे कुछ राइटर्स को क्या किया है? एडमायर किया है। हमने कुछ राइटर्स की क्या की? प्रशंसा की है। कोमा लगा के बोला डैश देयर वर्क ओवर दैट ऑफ अदर्स फॉर देयर राइटिंग स्टाइल एज मच एज फॉर द कंटेंट। इस चीज को कंपेरिजन करते हैं उनके कार्य को और दैट ऑफ अदर्स फॉर देयर राइटिंग स्टाइल, और इसी के साथ साथ दूसरे उनके राइटिंग स्टाइल और ज्यादा से ज्यादा उनका कंटेंट जो उन्होंने यूज किया है। बात करते हैं यहां से जो पर्टिकुलर ऑप्शन है प्रिफरिंग, प्रिफर्ड, हैविंग प्रिफर्ड और हैड प्रिफर्ड। देखो यहां से हैविंग प्रिफर्ड जो है वो एक परफेक्ट पार्टिसिपल को बताता है, हैड प्रिफर्ड जो पास्ट परफेक्ट टेंस को बताता है, और यहां पर आप देखिए टेंस जो है वो पूरी तरह से प्रेजेंट में है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रिफरिंग की बात करता हूं तो डायरेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म एक ही कंडीशन पे लग सकती है, और वो होती है जब मैं उसको एडजेक्टिव फ्रेज बनाऊं, और मैं यहां से इसका एडजेक्टिव फ्रेज फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं। इधर देखिएगा प्रिफर्ड और हैविंग प्रिफर्ड में देखा जाएगा तो आप खुद देखिए कोमा लगाकर यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, जैसे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अपन करते हैं ना एंड लगा करके दो चीजों को समान करते हैं,
कोमा भी उसी तरह से यूज किया जा सकता है। इट मींस टू से यहाँ से हैविंग प्रेफर्ड नहीं, यहाँ से किसका यूज होगा, प्रेफर्ड का यूज होगा। देयर वर्क ओवर दैट ऑफ अदर्स फॉर देयर राइटिंग स्टाइल एज मच एज फॉर द कंटेंट ऑफ देयर वर्क। अब यहाँ देखिए विशेष चीज क्या है, डैश राइटर हूं से हैज। आप सब ने 99% मुझे पता है आंसर क्या किया होगा, 99% स्टूडेंट का आंसर होगा द। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको ज्यादातर ये पढ़ा आपने, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उससे पहले जो भी नाउन होती है उससे पहले क्या लगा दीजिए द, क्योंकि वो नॉन आइडेंटिटी देती है कि उसकी बात दोबारा से हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां से बात द तब यूज किया जाता जब हमें उसके बारे में पता हो। लेकिन खूब सारों में से अगर किसी एक को निकालना हो, बात समझिएगा, खूब सारे राइटर्स में से अगर किसी एक को निकालना हो तो अपन किसका यूज करते हैं, वन का यूज करते हैं। अब आप कहोगे सर हमें पता कैसे चलेगा, खूब सारों में से किसी एक की बात करते हैं, तो आप मेरे साथ पढ़ते जाइए, अभी पता लग जाएगा आपको। तो वन राइटर हु हैज, अपने को पता नहीं कौन है वो राइटर, लेकिन बोला ना वन राइटर हु हैज फॉर मोर देन हाफ अ सेंचुरी डैश फॉर हिज शेयरिंग ऑनेस्टी, डैश फॉर हिज शेयरिंग ऑनेस्टी। शेयरिंग का मतलब होता है बहुत तेज या अत्यधिक तेज। शेयरिंग ऑनेस्टी इज जॉर्ज ऑरवेल, मतलब खूब सारों में से जिस एक की बात की गई है वो कौन है, जॉर्ज ऑरवेल। अब आप ये कहोगे सर जॉर्ज ऑरवेल की बात की गई तो फिर द होना चाहिए था, बिकॉज वो तो आइडेंटिफाइड हो गया, वेल नोन हो गया, और वो तो जानकार हो गया, दोबारा उसकी बात हो रही है। जी हाँ, लेकिन खूब सारों में से किसी एक की बात को गौर कीजिएगा, खूब सारों में से किसी एक की बात होती तो अपन दा तो यूज करते ही हैं, लेकिन अगर कोई चीज दुनिया में एक ही हो तो अपन आर्टिकल दा लगाते हैं, लेकिन खूब सारों में से कोई एक हो तो अपन किसका यूज करते हैं, वन का यूज करते हैं। लेकिन यहां देखिए 23rd में आपको ऑप्शन दिए हुए वाज डिटरमाइंड, एडमायर्ड, हैव बीन एडमायर्ड, एडमायर्ड और वाज बीइंग एडमायर्ड। कमाल की बात बताऊं मैं आप सबको कैसे, आप यहां देखिए क्या दिया हुआ है, हैज, कोमा दिया हुआ है, मतलब कंफर्म है कि आगे आपसे कोई वर्ब जोड़ेगा। तो हैज यहां पर देकर के आगे कुछ नहीं दिया, जबकि हम हैज के साथ क्या लगाते हैं, V3, और यहां तक कोई V3 नहीं है। अब यहां से आपको ये कहा गया कि इसके साथ क्या हो सकता है, तो यहां देखिए आप हैज और वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म एक साथ नहीं आ सकती। यहां से देखिए हैज के साथ डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म एडमायर्ड, क्या मैं ले सकता हूं, लेट्स सी अगेन दिस सेंटेंस, डैश हु हैज द मोर देन हाफ अ सेंचुरी डैश फॉर हिज शेयरिंग ऑनेस्टी। मतलब यहां से जो है इनको क्या किया गया था, एडमायर किया गया था उनकी ऑनेस्टी के लिए। तो यहां से एडमायर्ड नहीं, क्या हो जाएगा, बीन एडमायर्ड, क्योंकि आपको मैं बता दूं बीन जो है पैसिव सेंटेंस का एक ही सारा होता है, और वाज बीइंग यहाँ पर टेंस पास्ट का है ही नहीं है, तो मैं क्यों लूंगा। ठीक है, बात करते हैं आगे की तरफ। ही इज रिकंडाइट, यू नो व्हाट रिकंडाइट मीन का मतलब होता है कठिन, जटिल, कठोर, बहुत सारे पर्टिकुलर मीनिंग होते हैं, कठिन, जटिल और कठोर। तो रिकंडाइट, बट देखिएगा ही इज रिकंडाइट, कौन, जॉर्ज ऑरवेल क्या है, कठिन है, जटिल है, थोड़ा सा उनके तरीके जो है वो टेढ़े हैं, बट ही इज नेवर, लेकिन वह कभी भी, डैश हिज सेज, बट ही इज नेवर डैश। अब इसमें क्या हो सकता है, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। आप देखिए यहां से ट्राइट का मतलब किसका बेटा, पुराना सा, पर्टिनेंट, रिलेवेंट होता है, पर्टिनेंट मतलब भी संबंधित होना, रिलेवेंट का मतलब भी संबंधित होना, और इंप्रेसिव का मतलब तरीका। तो ये तीनों जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साउंड दे रहे हैं, इसलिए इन तीनों का प्रयोग ही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो एकदम सेम है, और इंप्रेसिव भी इन्हीं की तरह जा रहा है। मतलब यहां से आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइट, क्योंकि ये तीनों के अर्थ समान है और ये इनसे अलग है, तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट, जब तीनों के अर्थ समान है तो चौथा क्या हो जाएगा आपका, ट्राइट। चलिए बात करते हैं 25 नंबर पर। He says it as it is and yet says, ओके जो भी है आपको मीनिंग से बताना, आप देखते चलिए क्या हो रहा है। as it is, as it has not been said। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कभी भी देखना किसी भी सेंटेंस के अंत में सिंस का प्रयोग नहीं होगा, याद रखना दोबारा से, किसी भी सेंटेंस के अंत में यूज नहीं होता, नेवर यूज एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। ये नोट कर लीजिएगा कि सिंस का प्रयोग कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंत में यूज नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, आफ्टर अगर मैं यहां लगाता भी हूं तो आफ्टर के साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं होता, लेटर के साथ में भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज यहां नहीं होता, और लेटर का प्रयोग लेंथ में हो सकता है लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिफोर। अब कमाल की बात बताता हूं आपको कि बिफोर के साथ में भी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इजीली। तो ये था अपना आज का क्लोड टेस्ट, और आपको पता है कि हर एक टेस्ट में मैं एक क्लोड टेस्ट आपके लिए इंक्लूड करता हूं, जिससे कि आपको आगे आने वाले 10+2 एग्जाम जो 2 महीने बाद में आपके लगने वाले, उसमें आपको फायदा मिलेगा। तो आपने एंजॉय किया होगा, आपने एंजॉय किया तो इस सेशन को, इसके पीडीएफ के साथ में आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको फायदा मिले, और एंजॉय करते रहिए, और अपने चैनल के साथ में यूं ही जुड़े रहिए। आपको आगे भी ऐसे ही मजेदार और शानदार वाले आपको कंटेंट्स मिलते रहेंगे। चलिए अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, ओके बाय।